नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं आपका मित्र अजमल खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए मूल विधि के पहले लेक्चर को रिकॉर्ड करने चल रहे हैं। साथियों, हमने आपको क्लास में आईपीसी और सीआरपीसी लगभग पढ़ा दी है, मूल विधि के अंतर्गत जो शामिल है, और उसके अंतर्गत आने वाले जैसे महिलाओं से जो उनके शोषण से संबंधित बातें हैं कि हम उनको कैसे संरक्षित करें या महिलाओं के अधिकारों को हम कैसे सुरक्षित कर पाएँ, उनके लिए जो प्रावधान किया गया है उस मुद्दे पर हम आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे साथियों। और ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जिससे सीधा सरोकार आपके पेपर से होता है, जैसे घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करेंगे या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बात करेंगे। तो हम आज सबसे पहले बात करेंगे घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005। साथियों, इसको हम लोग बहुत ही मज़ेदार ढंग से पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, और आप देखिएगा कि आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल आपको हलवा नहीं नज़र आएंगे तो बताना, पैसा वापस ले लेना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005। अब जरा देखिएगा, ये अधिनियम राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति कब दी? 13 सितंबर 2005 को। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिली इस अधिनियम को? 13 सितंबर 2005 को। और ये पूरे भारत में लागू कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, ये पूरे भारत में लागू है। पूरे भारत में लागू कब हुआ मित्रों? 17 अक्टूबर 2006। तो सबसे पहले दो डेट आप याद कर लें। 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और पूरे देश में लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 2006। 13 सितंबर 2005, 17 अक्टूबर 2006, 13 सितंबर 2005, 17 अक्टूबर 2006। ओके, आपने देखा इसको मंजूरी राष्ट्रपति ने कब दी? 13 सितंबर 2005। और पूरे भारत में लागू कब हुआ? ये लागू होता है 17 अक्टूबर 2006 को। ओके, आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसका जो उद्देश्य है इसको हमें ध्यान में रखना होगा कि यह जो अधिनियम बनाया गया इसका उद्देश्य क्या है। तो महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करना, मतलब महिला के अधिकार को व्यवस्थित ढंग से संरक्षित करना, प्रभावी ढंग से उसको लागू करवा पाना उनके अधिकारों को, जिससे वो वंचित न रह जाएं। और अब देखिए, घरेलू हिंसा, मतलब घरेलू हिंसा कहते किसे हैं? ध्यान दीजिएगा, घरेलू हिंसा किसे कहते हैं? जैसे कि शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि घर के अंदर की जाने वाली हिंसा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत पुरुष के साथ अगर कोई हिंसा होती वो शामिल नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, आप अच्छा एक बात आप ये जानते होंगे कि आज से नहीं, आज तो हमारे पास संविधान है और हर महिला हो चाहे पुरुष हो सबको क्या है? समानता का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन इससे पहले महिलाओं को घर की चारदीवारी के अंदर ही रहने की इजाज़त हुआ करती थी। और आज भी कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिला को घर की चारदीवारी के अंदर ही रखना चाहते हैं, बाहर नहीं ले जाना चाहते। महिला पुरुष में अंतर उनको नजर आता है, जबकि हमारा संविधान महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं करता है, सबको समानता का अधिकार दिया गया है, आपको फंडामेंटल राइट में बताया गया है। तो यहां पर देखें, घरेलू हिंसा या उत्पीड़न या दुरुपयोग हम किसे कहेंगे? एक बात समझिएगा, पहली चीज यहां पर बताया गया कि आर्थिक दुरुपयोग, यानी कि आर्थिक उत्पीड़न। किसका उत्पीड़न? महिला का। देखिए, कोई महिला हो, चाहे वो हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारी बहू हो, हमारी बेटी हो, उसके साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब आर्थिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न
लैंगिक उत्पीड़न या मानसिक या मौखिक उत्पीड़न या दुरुपयोग आप कह सकते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। जैसे आप समझ लीजिए घर में भाभी हैं, ठीक है, और ननद है, मान लीजिए ननद और भाभी का रिलेशन कई जगहों पर बहुत खतरनाक होता है कि अगर ननद भाभी को तंग करती है या सास अपने बहू को तंग करती है या ससुर अपने बहू को तंग करता है या देवर अपने भाभी को तंग करता है या हमारे रिश्तेदार हमारे घर पर आकर महिलाओं को तंग करते हैं, ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल है। उसमें आपका आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से अगर यहाँ पर उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनका दुरुपयोग किया जाता है, तो इसे घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि घरेलू हिंसा सिर्फ पति द्वारा पत्नी पर ही की जाती है। बहुत सारे पति अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो मारते पीटते रहते हैं बेल्ट लेके। ये बहुत गलत बात है। ये महिला का शारीरिक उत्पीड़न है, ये महिला का शारीरिक दुरुपयोग है और ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। साथियों, मान लीजिए जैसे 5-7 भाई हैं या 5 भाई हैं और एक छोटी सी बहन है, सबकी शादी हो गई है और भाई अपनी बहन को परेशान कर रहा है, उसको पैसा नहीं देता है, आर्थिक शोषण। कहने का मतलब है उसकी बहन, मतलब उनके मान लीजिए पापा नहीं है, मम्मी नहीं है उस बहन के पास, तो उसके नाम से उन्होंने कुछ ज़मीन दिया हुआ है, कुछ एफडी किया हुआ है, ज़बरदस्ती उसको लेके बेच रहे हैं, ये भी आर्थिक उत्पीड़न में आएगा। अगर उसको कोई मार रहा है तो शारीरिक उत्पीड़न में आएगा। आपने देखा होगा ये हमारे समाज का बहुत ज्वलंत मुद्दा है। बहुत सारे परिवारों में जब भाई छोटे होते हैं उनमें आपस में कितनी प्यार मोहब्बत हुआ करती है। बड़े होने के साथ साथ जैसे उनका विवाह कर दिया जाता है वैसे उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? क्योंकि जब एक दूसरे के घर से एक बहू आती है वो उसको ट्रेन करती है, या ऐसा नहीं है? मेरी बात समझिएगा, इसमें हमारे भाइयों की भी गलती होती है। हालांकि उनकी स्वतंत्रता है ऐसा करना, लेकिन अगर हम अपने भारतीय पुरातन संस्कृति के बारे में बात करें, हम अपनी सभ्यता के बारे में बात करें, तो हमारी जो संस्कृति इजाज़त देती है वो बात करती है किसकी? संयुक्त परिवार की। लेकिन अब हमारा जो देश है वो हमारे संविधान से चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि देखा भैया, अरे भैया उनका सदिया जब से हुई है श्याम प्रकाश के, वो तो कुछ सुनबे ना करते ना, अपने मम्मी बाबू कुछ ना सुनते ना यार, कोनो बात नहीं सुनता, सिर्फ वही बात सुनता है जो उनकी पत्नी कहती है, और सारा पैसा कमाए सब ससुरारी दे आओ दे भैया। इसमें पत्नी का शोषण नहीं है। अब आप सोचिए इसमें पुरुष का शोषण है, तो पुरुष के लिए ऐसी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये महिला संरक्षण के बारे में बात की गई है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को कैसे संरक्षित किया जाए, उनके अधिकारों की कैसे सुरक्षा की जाए, उनके हितों को कैसे बचाया जाए, जिससे उनको कोई प्रताड़ित ना कर पाए। तो पहली बात हम करते हैं शारीरिक दुरुपयोग की। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक दुरुपयोग की अगर हम बात करें, शारीरिक दुरुपयोग, ध्यान दीजिएगा साथियों, शारीरिक दुरुपयोग होता क्या है? अगर किसी महिला के साथ करें जो उसके स्वास्थ्य, जीवन और शरीर के अंग के लिए खतरा उत्पन्न करे। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? शारीरिक दुरुपयोग में कौन कौन सी बातें शामिल की गई? देखिए, जो महिला के स्वास्थ्य, उसके जीवन और उसके शरीर के अंग के लिए खतरा उत्पन्न करें। जैसे कोई लोग हैं गांव में, बहुत बुरा लोग मारते, लाठी उठी लेके मारते, जुट जाते हैं, इसे घपा मारते रहते हैं, तो एक लाठी मारने की लाठी पक्का दे मुड़े फूट गए, तो वो क्या है? उसका शारीरिक दुरुपयोग किया गया, उसका शारीरिक उत्पीड़न किया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्त। प्यार मोहब्बत से आप उनको समझा सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं,
वो लाठी से ही लेके हमेशा अपना काम करते हैं, लट्ठे लेके कूद जाएंगे। तो शारीरिक दुरुपयोग आप किसे कहेंगे साथियों? ऐसी कोई एक्टिविटी जो उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर दे, जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर दे, शरीर के अंग के लिए खतरा उत्पन्न कर दे। जैसे मारने एक तमाचा जो उनका कनपटिए फाड़ी है, बहिर हुई गई, तो उसका अंगों ही गड़बड़ हो गया बेचारी का। ऐसा करना चाहिए? धिक्कार ऐसे लोगों पर, थू है ऐसे लोगों पर। तो शारीरिक दुरुपयोग के अंदर हम किसे शामिल करेंगे? उसको चोट पहुंचाना, उसके शरीर को नुकसान करना, ये शारीरिक दुरुपयोग के अंदर आएगा। दूसरी बात हम करेंगे आर्थिक दुरुपयोग। साथियों देखिए, आर्थिक दुरुपयोग में हम किसे शामिल करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आर्थिक दुरुपयोग में इसका मतलब है वंचित रखना। किससे वंचित रखना? देखिए, वित्तीय संसाधनों से वंचित रखना, माल से, पैसा कौड़ी से वंचित रखना, और स्त्री धन से। स्त्री धन मतलब क्या है? वो जो अपने मायके से लेकर अपने ससुराल आई है, जैसे गले का हार, कान का झाला, बाला, नाक की नथिया, तो उसको कहीं जाना है तो मांग रही है। जैसे वो पहन के गई, सासू जी क्या काम करी, सब धर ली, अपन बक्सा में भर ली, देता ना है, और मांग रही कि सासू माँ वो हमारा हार झाला बाला दे दा, हम मैं जाए मेला देखे पहन के। अब वो नहीं दे रहे, कहने भाग कुछ न मिले, भाग यहीं से। स्त्री धन है ये, वो देंगी नहीं, इससे वंचित किया जाए, संपत्ति से वंचित किया जाए। और देखिए, महिला की संपत्ति को बेच देना आर्थिक है, तो अर्थ का जहाँ मामला आएगा आप समझ जाइएगा। जैसे उसके घर वालों ने एफडी वगैरह उनको दिया, फिक्स डिपॉजिट वगैरह किया था, उसको तुड़वा दे रहे हैं। और देखो, संसाधन व सुविधाओं के उपयोग से वंचित करना, दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, संसाधन व सुविधाओं से वंचित रखना। संसाधन जैसे एसी लगा हुआ है घर में, तो महिला गई एसी चालू करके सोचिए आराम कर लें, तब तक ये नहीं कहें यहाँ देखा पर यहाँ एसी चालू करके भाग उठ गई। संसाधन को उपयोग नहीं करने दी। जैसे उनके यहाँ समरसेबल लगा हुआ है या टंकी लगी हुई है, पानी आराम से प्राप्त कर सकती है बहू घर में, लेकिन वो जो घर के लोग हैं कहना, वो जैसे मोटर चालू किया है, जरा ढके जखन भगाई से, जब देखा तब मोटर वही चालू कह रहा था, हरदम पनिए बार बात किया है, भगाई से, जरा नीचे से बाल्टी भर के पानी लेके आओ, जब भगा भगा भगा। तो यहाँ पर संसाधन देखिए, संसाधनों का क्या है, कहाँ गया, सुविधा, हाँ माफ़ी चाहते हैं, संसाधनों के उपयोग से उसको रोका जा रहा है। देखिए कितनी गलत बात है। और कुछ लोग होते हैं, जब पत्नी पानी लेके आती है दौड़ के बाल्टी थाम लेते हैं, कहते हैं ना 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 तो ना जा पानी ला, हम जा पानी ले आवे। ऐसे लोग होना चाहिए। और सुविधाओं का उपयोग मैंने आपको बताया ना, सुविधा घर में है, आप एसी है, कूलर है, फ्रिज है, तमाम ऐसी सुविधाएं जिससे आपको वंचित कर दिया। जैसे आप फ्रिज में गए, सोचे आप ठंडा पानी पी लें, तब तक आपके देवरे पहुँच गए, नहीं देखा पहुँच गए फ्रिज के ठंडा पानी पे, कब हरदम ठंडा पानी पिया रहा थी, भगाई से बंद कर दें ढकेल के फ्रिज। तो ये सुविधाओं से वंचित कर देना एक गलत बात है। पहली चीज़ आपने देखा शारीरिक दुरुपयोग, मतलब शारीरिक रूप से जो क्षति पहुँचाई जाए वो शारीरिक दुरुपयोग है। आर्थिक दुरुपयोग जो अर्थ के रूप में मतलब वंचित कर देना, जैसे वित्तीय संसाधनों से वंचित कर देना, जैसे स्त्री धन से, संपत्ति से, महिला की संपत्ति बेच देना, संसाधनों और सुविधाओं के उपयोग से वंचित करना। एक चीज़ और मित्रों देखो, अगर महिला को, मान लीजिए महिला को घर से निकाल दिया जाए, महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तब ये किसके दुरुपयोग में आएगा? आर्थिक दुरुपयोग में, शारीरिक में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो लोग सोचेंगे वो शरीर लेके घर से बाहर चली गई, आर्थिक दुरुपयोग हो गया। नो, माफ़ी चाहते हैं, आप ऐसा मत सोचिए वो शरीर लेके घर से बाहर चली गई तो उसका शारीरिक दुरुपयोग हो गया। नहीं, उसका आर्थिक दुरुपयोग किया गया, आर्थिक रूप से उसका शोषण किया गया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति आर्थिक संपत्ति है, अचल संपत्ति है, जिससे उसको निष्कासित कर दिया गया घर से, उसकी संपत्ति से उसको बेदखल किया जा रहा है, घर से निकाला जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो किसी महिला को अगर घर से बाहर निकाल देंगे तो वो आर्थिक शोषण में आएगा, आर्थिक दुरुपयोग में आएगा, आर्थिक उत्पीड़न में आएगा, शारीरिक में नहीं। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे बात है लैंगिक दुरुपयोग। लैंगिक दुरुपयोग ध्यान दीजिएगा, लैंगिक दुरुपयोग, इसमें बताया गया लिंग संबंधी अपराध, मतलब किसी महिला के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार, किसी महिला के साथ जबरदस्ती करना, उसको
उसके साथ दुर्व्यवहार करना, आप समझ रहे होंगे। लैंगिक, देखो ये भी कुछ लोग सोचते हैं कि क्या ये शारीरिक दुरुपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये लैंगिक दुरुपयोग जो है शारीरिक दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन ये बहुत गंभीर अपराध है। तो अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए इसको अलग बना दिया गया है, क्योंकि ये जो किसी महिला का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके शरीर का ही तो हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए शरीर का ही हिस्सा होता है, लेकिन ये बहुत गंभीर अपराध है, इसलिए इसको जो है शारीरिक दुरुपयोग से अलग कर दिया गया। इसके लिए लैंगिक दुरुपयोग की बात की गई है, समझ रहे ना आप। इसलिए यहाँ पर लैंगिक दुरुपयोग मतलब लिंग संबंधी जो अपराध किया जाएगा किसी महिला के साथ, वो लैंगिक दुरुपयोग में आएगा। देखो किसी ने कहा है कि एक बच्चा महिला के जिस अंग से जन्म लेता है और जिस अंग से दूध पीकर बड़ा होता है, जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो उसी अंग के मोह में वो अपराध करने लगता है। और हमारी संस्कृति में महिलाओं को देवी का सम्मान दिया गया है। ये देवी हैं, ये हर रूप, महिलाओं का हर रूप हमारे पास है। महिला एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक बहन के रूप में, एक भाभी के रूप में, चाची के रूप में, काकी के रूप में, भगवानी के रूप में, भगवती के रूप में, सबका रूप है इनका। तो हम सभी को इनका सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मानसिक या मौखिक दुरुपयोग, ध्यान दीजिएगा, मानसिक या मौखिक दुरुपयोग, ध्यान दीजिएगा मित्रों। ये देखिए वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मानसिक दुरुपयोग क्या होता है। इसमें महिला का अपमान करना, उसका उपहास उड़ाना, शारीरिक यातना की धमकी देना। यस, ध्यान दीजिएगा, अगर शारीरिक यातना दी जाएगी तो वो शारीरिक दुरुपयोग में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर शारीरिक यातना बात की गई कि अगर शारीरिक यातना की बात की जाएगी, खाली धमकी दी जाएगी तो वो मानसिक या मौखिक दुरुपयोग में आएगा। लेकिन अगर शारीरिक यातना दी गई तो शारीरिक दुरुपयोग में आएगा। इसमें यातना दी जाती है, कहते हैं मार तुम्हारे हाथों को तोड़ ही डारब हम, ज़्यादा बोलबू तो चप जवान लड़ावा थी। अगर ऐसी आप बात करेंगे, शारीरिक यातना धमकी देंगे, कहीं बहुत बोले तो हर जवान काट ले, हम बोले हो तो गाँव में बोलते हैं कहाँ से राखी लगा खींच ले जबनिए बहरे आए जे बहुत बोलबू तो। ये सब क्या है, देखिए उसके शारीरिक अंग की यातना कि भैया को जबनिए खींच लेंगे, पागल। अब देखो यहाँ पर अपमान करना, उसका उपहास उड़ाना, मज़ा लेना, गलत तरीके से उपहास करना कि जो है आपको उपहास मतलब उपहास कर रहे हैं कि ऐसा अगर हमारे साथ कहते हैं लोग, कहते ना कि जानते जितना बड़े घरे से आए हो, दलित दरे घरे से, हमारे घर शादी ने बहुत तो खाए थे मर जाओ, तू भूखा ही मर तू। उसका उपहास उड़ाना, मज़ा लेना, कहना हम जानते तुम्हारे भाई बाप का करते भीख मांगा दलित दर का करा तो सब जानी तो ना है। अरे हमारे साथ है तुम्हार बियाह होगी, तुम्हार किस्मत खुल गई। ऐसे लोग करके अपमान करते हैं, उपहास, मज़ा लेते हैं। गाली देना, गाली देना दैट्स वेरी कॉमन थिंग, यू नो दैट अबाउट दैट। उसमें लोग बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ देते हैं। यू शुड अवॉइड सेम काइंड ऑफ वर्ड्स। हमें इसे इन सब चीज़ों से बचना चाहिए भाई, बहुत गंदी बात है। नर संतान के लिए ताना मारना, यस, नर संतान के लिए ताना मारना, बहुत लोग ताना मारते हैं। जब जाएंगे आप परिवार में या गांव में, जैसे हमारे वंश की बात की जाती है तो एक ऐसी परंपरा डेवलप की गई है, एक ऐसी सोच विकसित कर दी गई है कि अगर कोई लड़का है तभी उसका वंश आगे बढ़ेगा। अगर किसी की बहू बच्ची को जन्म देती है तो लोग उसके भी ताना मारने पहुंच जाते हैं, कहाँ दे यहाँ देखा फिर जो है बेटिया पैदा होगी करे, अरे इसे शादी पे हमारा करम फूट गया, चाल तेरी की भाग यहीं से। तो इस तरह से अगर आप बात आती है नर संतान के लिए ताना देना, ये आपके मानसिक या मौखिक दुरुपयोग में शामिल किया जाता है। नहीं समझ पाए? अरे भाई देखो, लड़का जो पैदा किया जाता है, जो डिलीवरी होती है या जो गर्भ का धारण होता है, जो गर्भ धारण होता है, जो उसकी प्रोसेस होती है, उसमें महिला और पुरुष का संयोग होता है, आप सभी जानते हैं। तो सिर्फ महिला ही क्यों दोषी है लड़की पैदा करने के लिए? आए, महिला क्यों दोषी है बताइए? लड़की भी, लड़का भी तो है, उसने कहे नहीं लड़का पैदा कर दिया, हो सकता है ऐसा? तो ऐसे कैसे बेहुदा सोच वाले लोग हैं
कि अगर लड़की पैदा होगी तो बहू के साथ यातनाएं करने शुरू कर देंगे। कहेंगे ले लड़की पैदा, अरे लड़की पैदा करने में सिर्फ उसी बहू का ही योगदान है क्या? तुम्हारे पुत्र और बहू के संयोग से ही तो गर्भधारण हुआ, जिससे एक बच्ची का जन्म हुआ। और तुम बच्ची के जन्म के लिए उस महिला को कोस रहे हो? बेवकूफ हो गया? अपने बेटे को कोस नहीं सकते क्या? उस सिर्फ अकेले उसकी गलती है? इन सब चीजों से बचना चाहिए। महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। यह है कोई अंतर? बताइए। ये सब चीजें जो आपकी गाली देना, नर संतान के लिए ताना मारना, ये सब बहुत गलत बात है। और ये सभी चीजें जो है ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। देखो, अगर कोई ननद है, जैसे बाहर उसकी शादी हो गई है, वो छुट्टी में आ रही है घर, मारे एकदम भौकाल बनाए, भौजी परेशान के यहाँ, वो भी घरेलू हिंसा में शामिल किया जाएगा। इसको ध्यान दे दीजिए। ये मत सोचिए जिनकी शादी हो गई वो आके जो उनका है वही कहाँ है ना। कई परिवार में ऐसा कई परिवार में ऐसा होता है, आप देखे होंगे। जो कुछ लोग आती हैं, जो बहनें हैं घर में जब आती हैं तो भाभी को जो है टार्चर करना शुरू करती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात, मैं कई उदाहरण मैंने गांव में देखा है इस तरह की, और कई में बहुत प्रेम भी होता है। मैं दोनों चीज़ों में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये अगर आप करेंगे तो आप घरेलू हिंसा आप कर रहे हैं, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको हवालात का सफ़र तय करना होगा। सलाखों के पीछे आपको ढकेल दिया जाएगा। अभी मैं उस पर बात करूंगा। अभी हमने किसी प्राइमरी बात की, एक बार फिर मैं इसको जल्दी में आपके सामने इसको रखना चाहूँगा। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 हम लोग पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति कब दी थी? 13 सितंबर 2005। और ये पूरे भारत में लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 2006। डेट याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करना, घरेलू हिंसा को समाप्त करना। अब देखो, घरेलू हिंसा क्या है? ये घरेलू हिंसा कहें चाहे उत्पीड़न या दुरुपयोग, इसके अंतर्गत इतनी चीज़ों को शामिल किया जाता है। जैसे किसी महिला का शारीरिक दुरुपयोग किया जाए, आर्थिक दुरुपयोग किया जाए, लैंगिक दुरुपयोग किया जाए, या मानसिक या मौखिक दुरुपयोग किया जाए, ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, सीधे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाना उसके किस दुरुपयोग को इंगित करता है? ऐसे पूछ ले कि महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया, महिला का कौन सा दुरुपयोग किया गया? बताइए। आर्थिक, शारीरिक, लैंगिक या मानसिक? कौन सा होगा? आर्थिक होगा, शारीरिक नहीं होगा। या बता दें, किसी महिला को शारीरिक यातना की धमकी देना किस दुरुपयोग के अंदर शामिल किया गया है? महिला को शारीरिक दुरुपयोग की या शारीरिक यातना की धमकी देना तो ये मानसिक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मन से वो कह रहा है, अभी किया नहीं है। लेकिन जब शारीरिक यातना देगा तो आपके शारीरिक दुरुपयोग के अंदर आएगा। तो साथियों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। आप कमेंट जरूर किया करिए, आप समझ गए कि नहीं समझ पाए। प्लीज़ 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 एंड प्लीज़, आपको कमेंट करने में क्या जाता है? कमेंट करके बताएं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो साथियों, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम बात करते हैं। देखिए, इसमें कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं जिनको जानना ज़रूरी है, और वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आपसे बात करूँगा। ध्यान दीजिएगा। व्यतीत व्यक्ति यहाँ पर है, व्यतीत व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा। क्या है? व्यतीत व्यक्ति। व्यतीत व्यक्ति, इसका मतलब, व्यतीत व्यक्ति का मतलब क्या है? इस अधिनियम में व्यतीत व्यक्ति किसे बताया गया है? पीड़ित महिला को। किसे बताया गया है? पीड़ित महिला। मतलब व्यतीत व्यक्ति कौन? जिसके साथ व्यथा हुई है। व्यथित व्यक्ति कौन है? पीड़ित महिला। क्योंकि यह घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए अधिनियम बनाया गया ना, तो ये महिलाओं के लिए ही है। तो व्यथित व्यक्ति कौन होगा? एक महिला। महिला मतलब पीड़ित महिला। हर महिला व्यथित व्यक्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो घरेलू हिंसा की जो शिकार हुई हैं उनको हम व्यतीत व्यक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यतीत व्यक्ति। व्यतीत व्यक्ति के अंतर्गत कौन आता है? पीड़ित महिला। कभी कभी लोग, आप सुने होंगे, लोग कहते हुए आज मन बहुत व्यतीत है,
आज मन बड़ा व्यथित है। व्यथित मतलब क्या, उनके साथ कुछ व्यथा हुई है ना। तो व्यथित व्यक्ति का मतलब समझ गए, पीड़ित महिला जिसके साथ घरेलू हिंसा की गई वो व्यथित व्यक्ति है। आगे देखते हैं, प्रत्यर्थी, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यर्थी, विद्यार्थी मत समझ लेना, प्रत्यर्थी पगलेट हैं ये लोग। प्रत्यर्थी मतलब पागल सागल, ऐसे मत समझ जाएंगे, याद करने वाली बात नहीं है। लेकिन प्रत्यर्थी कौन है, घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति। प्रत्यर्थी कौन है, घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति जो वो प्रत्यर्थी है। अब व्यक्ति में वो महिला भी हो सकती है और वो पुरुष भी हो सकता है, या महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। ओके, तो व्यथित व्यक्ति कौन है, पीड़ित महिला। प्रत्यर्थी कौन है, जो घरेलू हिंसा करता है, घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति। हिंसा चाहे महिला करे घरेलू हिंसा, चाहे पुरुष करे, उन दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यर्थी। क्या कहते हैं, देखो प्रत्यर्थी कौन है, घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, है ना। तो अगर एक महिला के साथ घरेलू हिंसा कर रही तो प्रत्यर्थी है, और एक पुरुष अगर महिला के साथ कर रहा है तब वो प्रत्यर्थी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो जो महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है वो पुरुष अकेले ही नहीं करता है, महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा रहता है। एक महिला दूसरे महिला के कान में बात करेगी, या एक महिला एक पुरुष के कान में बात करेगी, कानाफूसी करेगी, वहीं से माहौल बनाती है वो। आप सभी लोग समझ सकते हैं, सब गांव घर के लोग हैं, ये सब बहुत विदेश वाली बात नहीं है, दैट्स वेरी कॉमन थिंग्स। और आप अच्छी तरह से इसका उदाहरण भी गांव समाज में देखते हैं। अब देखो इसमें एक रोल आता है संरक्षण अधिकारी का। देखो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति इसकी धारा 8 के तहत की गई है, और संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार जितने संरक्षण अधिकारी की आवश्यकता समझेगी उतने संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। बहुत बड़ा रोल होता है संरक्षण अधिकारी का। और देखिए संरक्षण अधिकारी धारा 8 के तहत इनकी नियुक्ति होती है, और ये संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। जितने संरक्षण अधिकारी की ज़रूरत होगी ये नियुक्त कर सकते हैं, और यथासंभव जैसा हो सके तो संरक्षण अधिकारी महिला ही हो। ये कोई कहा नहीं कि सिर्फ महिला ही हो, लेकिन यथासंभव संरक्षण अधिकारी के रूप में महिला हो तो अच्छा होगा, कहने का मतलब यह है। मेरी बात समझ गए। व्यथित व्यक्ति कौन है, पीड़ित महिला। प्रत्यर्थी कौन है, घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है, 8। संरक्षण अधिकारी कितने होने चाहिए एक ज़िले में, ध्यान दीजिएगा, एक ज़िले में संरक्षण अधिकारियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। जितना राज्य सरकार उचित समझती है उतने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। और संरक्षण अधिकारी लोक सेवक होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, संरक्षण का अधिकारी कौन होगा, लोक सेवक। और संरक्षण अधिकारी महिला हो, ऐसा कहा गया है। अगर पुरुष होता है तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन कहा गया है कि यथासंभव महिला हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखो धारा 8 के तहत क्या किया गया है, पीड़िता मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन करती है। धारा 8 के तहत जो पीड़िता है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। माफ़ी चाहते हैं, धारा 12 के तहत, ध्यान दीजिएगा साथियों, धारा 12 के तहत जो है पीड़िता क्या करेगी, मजिस्ट्रेट को आवेदन करती है, मतलब अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। और देखिए कि शिकायत दर्ज कराने के 3 दिन के भीतर, ध्यान देना, कार्रवाई शुरू होती है। 3 दिन के भीतर सुनवाई शुरू होनी चाहिए, और 60 दिन के अंदर मामले का निपटारा होना चाहिए। दैट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अगर आज पूछा जाए कि अगर कोई व्यथित व्यक्ति या कोई पीड़ित महिला जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, अपनी व्यथा बताती है, शिकायत दर्ज कराती है, तो कितने दिन के अंदर सुनवाई शुरू होगी, 3 दिन के अंदर। और कितने दिन के अंदर उस पर फैसला आ जाना चाहिए, 60 दिन के अंदर। ओके, आगे देखते हैं। बता रहा है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत कर सकता है। मतलब घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत कौन कौन कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, परिवार का कोई सदस्य हो, कौन हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, कोई संस्था हो, या पड़ोसी, ये मजिस्ट्रेट से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आज पूछा जाए कि घरेलू हिंसा की शिकायत
कौन दर्ज करा सकता है? क्या सिर्फ व्यतीत व्यक्ति ही करा सकता है? ऐसा नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य हो, कोई भी संस्था हो या पड़ोसियों द्वारा भी मजिस्ट्रेट को क्या किया जाएगा? घरेलू हिंसा के बारे में अवगत कराया जा सकता है। आगे देखिएगा। अब देखिए, हिंसा का खतरा दोबारा होने पर, हिंसा का खतरा अगर दोबारा होगा तो न्यायाधीश ऐसे पुरुष को घर से बाहर रहने का आदेश दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा करता है, ठीक, और दोबारा अगर करता, देखो कह रहा है ना कि हिंसा का खतरा दोबारा हो, अगर हिंसा का खतरा दोबारा न्यायाधीश को लगता है कि नहीं यह व्यक्ति जो है बहुत बदमाश है, ये दोबारा महिला के साथ घरेलू हिंसा कर सकता है, तब न्यायाधीश उसे घर से बाहर रहने का आदेश दे सकता है। एक अहम सवाल यहाँ पर बनता है। देखो, अगर आपसे पूछे कि क्या प्रत्यार्थी को, अब ऐसे आपके सवाल पूछ ले कि दोबारा हिंसा होने के मामले में क्या प्रत्यार्थी को न्यायाधीश घर से बाहर रहने की इजाज़त दे सकता है? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं, प्रत्यार्थी नहीं, क्योंकि प्रत्यार्थी में महिला और पुरुष दोनों लोग शामिल हैं। इसलिए सिर्फ पुरुष को अगर हिंसा का खतरा दोबारा होता है तो प्रत्यार्थी को नहीं बल्कि पुरुष को घर से बाहर रहने का आदेश दिया जा सकता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि प्रत्यार्थी में हिंसा करने वाले लोग शामिल होते हैं, उसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर महिला से घरेलू हिंसा के लिए शारीरिक खतरा बनता है तो उसे न्यायाधीश घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता है, जबकि पुरुष को घर से बाहर जाने का आदेश दिया जा सकता है। आप समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, अपील जो है वो 30 दिन के अंदर सेशन कोर्ट में की जाती है। कितने दिन के अंदर में? 30 दिन के अंदर सेशन कोर्ट में की जाती है। घरेलू हिंसा होने के 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। कहाँ? सेशन कोर्ट में। ओके, आगे देखिएगा। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। मतलब इस संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। और देखो, बंद कमरे में कार्रवाई होगी। अगर पीड़िता चाहती है कि इसकी जो कार्रवाई हो बंद कमरे में हो, तो एक सुनवाई उसकी कहाँ हो सकती है? बंद कमरे में होती है। अब देखिए, ये अपराध कैसा है? घरेलू हिंसा का जो अपराध है ये संज्ञेय और गैर जमानतीय है। ध्यान दीजिएगा, कैसा अपराध है? संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। आगे देखिएगा, व्यतीत व्यक्ति का एकमात्र बयान ही निर्णय के लिए पर्याप्त होता है। बहुत सही। देखो, व्यतीत व्यक्ति कौन है? पीड़ित महिला। पीड़ित महिला का एकमात्र बयान ही आपको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफ़ी है। ध्यान दीजिएगा, पीड़ित महिला, व्यतीत व्यक्ति कौन? पीड़ित महिला। उसका एकमात्र बयान ही न्यायाधीश के निर्णय के लिए पर्याप्त होता है। आगे देखिएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए नोटिस को संरक्षण अधिकारी 2 दिन में तामील कराएगा। मतलब 2 दिन में उसको रिसीव करा देगा। मजिस्ट्रेट जो आपको नोटिस भेजता है वो 2 दिन के अंदर संरक्षण अधिकारी क्या करेगा? रिसीव करा देता है। एक बार जल्दी में देख लेते हैं। व्यतीत व्यक्ति कौन है? पीड़ित महिला। प्रत्यार्थी कौन है? प्रत्यार्थी कौन होता है? बताइए, जल्दी बताइए। प्रत्यार्थी कौन है? जो क्या कर रहा है? घरेलू हिंसा कर रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो या दोनों हो। संरक्षण अधिकारी धारा 8 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। प्रत्येक जिले में कितने संरक्षण अधिकारी होंगे कोई निश्चित नहीं है, जितना सरकार चाहती उतना नियुक्त कर सकती है। और संरक्षण अधिकारी अगर यथासंभव हो तो महिला ही हो। उसके बाद धारा 12 के तहत पीड़िता अपना क्या कर सकती है? मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती है और आवेदन करने के 3 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। 60 दिन के अंदर इसका निपटारा हो जाना चाहिए। घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत कर सकता है कौन? परिवार का कोई भी सदस्य, कोई संस्था या पड़ोसी मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकता है। हिंसा का खतरा दोबारा होने पर व्यक्ति को हिंसा का खतरा दोबारा होने पर न्यायाधीश ऐसे पुरुष को घर से बाहर रहने का आदेश दे सकता है, लेकिन महिला के लिए नहीं।
अपील 30 दिन के अंदर सेशन कोर्ट में की जाती है। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। बंद कमरे में इसकी कार्रवाई होगी। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। व्यतीत व्यक्ति का एकमात्र बयान ही निर्णय के लिए पर्याप्त होता है। मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए नोटिस को संरक्षण अधिकारी 2 दिन में तामील करा देता है। तो मैं बगल हो जाता हूँ साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी थोड़ी सी बात और करके हम घरेलू हिंसा के मामले को यहीं पर समाप्त करेंगे। हाँ तो साथियों, आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बहुत गर्मी है। देखिए, अब उसे अनुतोष क्या मिलेगा, उसे रिलीफ क्या मिलेगा, किसे? व्यतीत व्यक्ति को। ध्यान दीजिएगा, उन्हें क्या किया जा सकता है? साझा गृहस्थी में निवास का आदेश दिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? साझा गृहस्थी में निवास का आदेश कि आप सबके साथ गृहस्थी में रहिए, जाइए। साझा गृहस्थी में निवास का आदेश दिया जा सकता है और संरक्षण का भी आदेश दिया जा सकता है। कैसा? संरक्षण का, कि इनको कुछ होना नहीं चाहिए, आदेश दिया जाएगा। अब देखो, संरक्षण आदेश का पालन न करने पर व्यक्ति को क्या होगी? 1 साल की कैद होगी और 20,000 रुपया जुर्माना। 1 साल की कैद। तत मच्छर चबाई हैं वही जेले में, हवालात में। हवा और लात संधि विच्छेद करेंगे हवालात का, तो वहाँ हवा और लात 2 चीज़ें फ्री में मिलेंगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो 1 साल की सज़ा और 20,000 का जुर्माना मिलेगा भैया, मोहब्बत से। और संरक्षण आदेश का जो पालन कराने वाला अधिकारी है, अगर वो संरक्षण आदेश का पालन नहीं करा पाता है तो उसे भी क्या मिलेगा? उसे भी 1 साल की सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माना मोहब्बत से देना पड़ेगा। ओके, क्या रिलीफ दी जा सकती है व्यतीत को? पहली बात आप बताइए कि साझी गृहस्थी में निवास का आदेश, संरक्षण का आदेश दिया जाएगा। और अगर संरक्षण आदेश का पालन मान लो व्यक्ति नहीं करता तो उसे 1 साल की सज़ा और 20,000 रुपये की जुर्माना दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए, संरक्षण आदेश का पालन ना कराने पर संरक्षण अधिकारी को भी 1 साल की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना। उसके बाद देखो, ये धारा 18 में बताई गई है। ये सब बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो आप जान लें, धारा 18 में है ये संरक्षण का आदेश। उसके बाद देखेंगे निवास का आदेश, ये धारा 19 में है। मतलब आपको निवास का आदेश दे दिया जाएगा, आप जाइए निवास करिए। ये साझी गृहस्थी में है सबके साथ, यहाँ पर आपका निवास का आदेश है। और धनीय आदेश मिलेगा आपको, मतलब भरण पोषण से संबंधित आदेश मिलेगा भैया, कि हम खाएंगे क्या, हम आपके पास रहेंगे, साझी गृहस्थी में रहें या निवास कहीं अकेले रहें, हमें क्या मिलेगा? खाना पीना। तो यहाँ पर इसमें आदेश, धनीय आदेश दिया जाएगा कि आपको धन दिया जाए, रुपया पैसा दिया जाए। और अभिरक्षा का आदेश दिया जाएगा। अभिरक्षा मतलब जो बच्चे हैं, मान लीजिए महिला के पास या जो व्यतीत व्यक्ति है उसके बच्चे हैं, उनकी अभिरक्षा कौन करेगा? उनको अपनी अभिरक्षा में कौन लेगा? ये डिसीजन कोर्ट करेगी कि बच्चों की अभिरक्षा का भी आदेश दिया जाएगा, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए करके, उनको बेहतरी के लिए, कि जिससे वो आगे आकर के देश के विकास में अपना योगदान दे सकें, एक बेहतर नागरिक बन सकें हमारे देश के। और एक है प्रतिकर आदेश। प्रतिकर मतलब हर्जाना, क्या देना पड़ेगा? हर्जाना भी देना पड़ सकता है। हर्जाना किस में है? ये 22 में है। हर्जाना देना पड़ सकता है, कि वो निर्धारित कर सकती है कोर्ट कि आप कितना पैसा देना है। ध्यान दीजिएगा, साझी गृहस्थी में निवास का आदेश, संरक्षण का आदेश 19 में है कि 18 में है संरक्षण का आदेश। और संरक्षण आप बता गया, अगर संरक्षण आदेश का पालन नहीं करता है व्यक्ति तो उसे 1 साल की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना। और संरक्षण अधिकारी के लिए भी वही सज़ा का प्रावधान है अगर वो उसको लागू नहीं करवा पाता है। और आप देखिए, निवास का आदेश धारा 19 में है, धनीय आदेश धारा 20 में है, अभिरक्षा 21 में है और प्रतिकर आदेश 22 में है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जो नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस पर हम निश्चित रूप से आपसे